हमारे साथ केपी मलिक जी हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज से वाकिफ है। साथ ही साथ हमारे साथ पुष्पेंद्र शर्मा जी हैं, हमारे साथ भरत यादव जी हैं और चंद्रकांत शुक्ला जी हैं। सबसे पहले शुरुआत में केपी मलिक सर आपसे करूंगी। सर, 4 दिन के बाद वोटिंग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? कौन भारी पड़ रहा है? सीधी सी बात, कौन जीतता हुआ दिख रहा है? देखिए प्रज्ञा जी, यहाँ पे बैठ के ये कह देना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये तो कुछ खास चैनल हैं जिन पर पंडित जी बैठते हैं और वो ज्योतिष की भविष्यवाणी होती है, वो तो हम लोग नहीं। तारीख में आपका एनालिसिस पूछ रही हूँ, आज की तारीख के हिसाब से, आज की तारीख के हिसाब से कौन भारी पड़ रहा है? सत्ताधारी दल को भारी भरकम नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि 2014 में सत्ताधारी दल ने ये 8 की 8 सीटें जीती थी। 2019 में वो 3 पे रह गए थे। इस बार शायद वो 1 पे रह जाएं, इस तरह की संभावना मुझे लग रही है। तो ये जताता है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए दोबारा कल मुख्यमंत्री जी की रैली फिर सहारनपुर में है और एक एक जगह पे मुख्यमंत्री को 2-2 बार रैलियां करनी पड़ रही हैं। ये जताता है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जोरदार विरोध प्रदर्शन ठाकुरों के चल रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए राजनाथ जी के प्रोग्राम लगातार लगाए जा रहे हैं। दूसरा, मेरे पास अभी ताजा सूचना आई है कि जयंत चौधरी को गृह मंत्री के यहाँ से डांट लगाई जा रही है कि राजस्थान पाकिस्तान छोड़िए, आप खाली मुजफ्फरनगर पे फोकस कीजिए, है ना। तो ये जो सीटें हैं वेस्टर्न की, पहले चरण की, इनमें बहुत खतरा भारतीय जनता पार्टी को है। उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तमाम साम दाम दंड भेद रणनीति राजनीति करने में लगी हुई है और विपक्ष को बैठे बिठाए अच्छा खासा फायदा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा। इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी की 6 अप्रैल को जो सहारनपुर की रैली हुई थी, वहां से मामला बिगड़ा था और प्रधानमंत्री जी को भी समझ में आ गया था कि मामला बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत कम संख्या में लोग उस रैली में आए थे। और उसके अगले ही दिन ठाकुरों की एक रैली वहां पे ननौता में हुई थी और उसमें 50,000 से 1 लाख के बीच लोग अपने संसाधनों से पहुंचे थे। और जबकि प्रशासन ने पूरी कोशिश की थी धारा 144 फलाना ये वो रोकने की, उसके बावजूद लोग पहुंचे थे। और कल फिर एक बहुत बड़ी राजपूतों की रैली वेस्टर्न यूपी में होने जा रही है। तो ये जताता है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और ठाकुर समाज के लोग किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। 17 तारीख को एक छोटा सम्मेलन ब्राह्मण समाज का भी हो रहा है मुजफ्फरनगर में, भोपा रोड पे कुछ लोग कर रहे हैं। सैनी समाज भी अपनी एक मीटिंग कर चुका है। त्यागियों ने नोएडा से लेकर मुजफ्फरनगर सहारनपुर तक पहले ही विरोध जता दिया है और मुजफ्फरनगर की जो खास सीट है वहां तो त्यागी समाज के एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट भी खड़े हो गए। लगभग 70,000 वोट मुजफ्फरनगर पे हैं त्यागियों के, तो वो कम से कम अपने तो 90% वोट काटेंगे ही काटेंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि वो अखिलेश यादव और मायावती की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कहीं ना कहीं बड़ा काम कर रही है। उसको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। जैसे हम मुजफ्फरनगर पे इसलिए बार बार फोकस कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की जो सीट है वो अलग इतिहास बनाने जा रही है। क्योंकि पिछली बार यहां से जयंत चौधरी बागपत से लड़ रहे थे और चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से लड़ रहे थे। 3 पार्टियों का गठबंधन था, तो हाथ ही नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ के दलितों को। वो ढूंढ रहे थे मशीन में, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। तो इस बार वो मशीन में दिखेगा, तो वो दिखेगा तो हाथी का बटन दबेगा। जब पिछली बार हाथी नहीं दिख रहा था, तो फिर जब हाथी नहीं दिखा तो फिर उन्होंने कमल पे बटन दबा दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस इस चुनाव में है। और इसके अलावा जो वहां के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, उनका निजी विरोध बहुत ज्यादा है। अगर उनकी जगह, मेरा मानना ये, अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी जगह किसी और को टिकट दे देती तो शायद फिर इतना मामला खराब नहीं होता। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर पे तीसरे नंबर पे जा सकती है। सपा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बसपा। ये स्थिति बन सकती है क्योंकि 5-5.5 लाख मुसलमान हैं, वो एक मुश्त समाजवादी पार्टी को जा रहा है। आज अखिलेश यादव की रैली भी वहां हुई है, तो जो थोड़ा बहुत मामला था वहां पे आरएलडी के भी 1-2 लोग जो मुसलमान नेता थे उन्होंने भी ज्वाइन किया आज मंच पे। तो ये जिस तरह का माहौल अभी बन रहा है वो ये दिखा रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, और जयंत चौधरी के आने से जो लग रहा था कि फायदा होगा, वो जयंत चौधरी के आने से फायदा हो नहीं रहा। और उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी जिस प्रकार से जयंत चौधरी का उपयोग करना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। हमें तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जयंत को सिर्फ अपमानित करने का काम कर रही है। इस चुनाव में वो उसका सदुपयोग करती हुई मुझे कहीं नहीं दिख रही है। जी। अच्छा सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने मोटा कारण बताया राजपूतों की नाराजगी, दूसरा बड़ा कारण बताया हाथी मजबूत होता दिख रहा है जिसकी वजह से बीजेपी को डंट लग रहा है, तीसरा और दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पिछले चुनावों में किसानों की नाराजगी बीजेपी से थी, ये बताया जा रहा था कि किसान नाराज हैं। इस बार भी एक आंदोलन होने की कोशिश हुई लेकिन वो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने होने नहीं दिया। तो किसानों वाला फैक्टर पश्चिम में इस बार काम करेगा या फिर जो राजपूत समाज नाराज है वो भारतीय जनता पार्टी को दो चीजें डंट पहुंचाती दिख रही हैं, और किसान किसके साथ जा रहा है? देखिए भरत जी, अगर इस चुनाव में आप देखें, किसान का इशू कम से कम वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कुछ चंक, कुछ बेल्ट में, कुछ जैसे आप मुजफ्फरनगर में कोई किसान का इशू बहुत ज्यादा नहीं है। किसान का इशू कैराना पे काम करेगा। कैराना में जो शामली जिला है उसमें लगभग, मेरे पास तो खबर है लेकिन अपुष्ट खबर है कि लगभग 800 से 1000 करोड़ बकाया हो गया है शुगर मिलों का। 3 शुगर मिल है, थाना भवन की शुगर मिल है जहां के पहले गन्ना मंत्री हुआ करते थे सुरेश राणा, और इसके बाद जो शामली की बहुत महत्वपूर्ण मिल है जो अंग्रेजों के जमाने से चलती है और उसकी हालत बहुत खराब है, उसने पिछले साल का पेमेंट नहीं किया, बड़े आंदोलन वहां हुए और अभी भी वहां आंदोलन चल रहा है, और इस साल का भी उन्होंने पेमेंट जनवरी के बाद से रोक दिया है। तो वहां किसान परेशान है। तो उस स्थिति में किसान वहां पे फायदा समाजवादी पार्टी की जो इकरा हसन है उसको दे रहा है, लेकिन वो चुप है, साइलेंट है किसान, वो बोल नहीं रहा है। बाकी जातियां बोल रही हैं, सैनी बोल रहा है, ठाकुर बोल रहा है, त्यागी बोल रहा है, गुजर बोल रहा है, जाट नहीं बोल रहा है, वो साइलेंट है। लेकिन साइलेंट में भी जातिगत विरोध भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिल रहा है। चंद्रकांत एक स्टोरी कर रहे थे, चंद्रकांत आप कुछ स्टोरी आज फाइल कर रहे थे जिसमें आपने कहा कि 5 लाख या 6 लाख ठाकुर मतदाता या राजपूत समाज के लोग एकत्रित हो रहे थे, तो वो रिपोर्ट क्या आपकी कहती है? देखिए भरत जी, वो जो रिपोर्ट थी वो गुजरात से जुड़ी थी। जिस तरीके से पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बयान राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर, कहाँ हुए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? नहीं, वो गुजरात में हुआ है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, गुजरात। लेकिन उसका मैसेज बहुत दूर तक है। और महिपाल सिंह मकराना ने अपने इसी मंच पर कहा था कि 16 अप्रैल को मेरठ के खेड़ा गांव में जो पंचायत होने जा रही है ठाकुरों की, जिसका जिक्र अभी केपी सर भी कर रहे थे, उस खेड़ा की पंचायत में महिपाल सिंह मकराना भी शामिल होने जा रहे हैं। और भरत जी, एक बात और है जिस बात पर हम लोग पिछले 3 दिन से चर्चा कर रहे थे कि मुजफ्फरनगर भाजपा नंबर 3 जा रही है, केपी मलिक सर उस बात की पुष्टि वो भी कर रहे हैं। हाँ, आपने जो बात कही थी आपकी और केपी सर, अनुज श्रीवास्तव जो है हमारे संवाददाता रिपोर्टर हैं, वो पश्चिम यूपी घूम रहे हैं, पिछले 8 दिन से वो वहीं पर हैं। अनुज श्रीवास्तव और चंद्रकांत जी की 3 दिन से इस बात पर लड़ाई हो रही है कि मुजफ्फरनगर पे तीसरे नंबर पर भाजपा रहेगी या तीसरे नंबर पर बसपा रहेगी। आपकी आज की ये पुष्टि चंद्रकांत के साथ जाती है कि तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी वहां जा सकती है? नहीं, उसका भरत जी सीधा सीधा कारण है ना, उसका सीधा सीधा कारण है कि बसपा का, एक तो जो बसपा का कैंडिडेट है वो प्रजापति समाज से है और 70 से 75 हजार वोट तो उसके अपने ही हैं। इसके अलावा जो दलित वोट है वो मिलेगा। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी को या समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करता वो बसपा को मिलेगा। तो इसलिए संभावना बन जाती है कि वो तीसरे नंबर पर जाने की संभावना है। क्योंकि देखिए, एक चीज ये होती है कि जरूरी नहीं है कि भाई संजीव बालियान की एंटी कॉम्बेंसी बनी हुई है। अब संजीव बालियान सबका भला कर देंगे, मंत्री बन के एक घर जाके वो कुछ पहुंचा देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो 10 साल में जो उनकी एक एंटी कॉम्बेंसी है, जो कई लोग खामखाई नाराज हैं तो, और उनको साइकिल भी पसंद नहीं है, तो वो हाथी पे चले जाएंगे क्योंकि ऑप्शन है उनके पास। और हाथी वाले की तो कोई नाराजगी है नहीं। और आप खाली ये मत मानिए ना कि दलित और वही उनको वोट देते हैं, जो इसके समाज के वोटर हैं वो भी तो वोट देंगे ना। तो उसको वहां पे अच्छा खासा वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए भरत जी, अगर मैं देखूं पीलीभीत पे जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है एकाएक,
मंत्री जी को लखनऊ से लाया गया, ग्राउंड पे उनका कुछ है नहीं। और आपने अगर बॉडी लैंग्वेज अखिलेश की देखी हो और उन्होंने वरुण गांधी का नाम स्पेशली लिया हो, वरुण गांधी का बिहेवियर आप देख रहे हो, ये सब जताता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत कंफर्ट नहीं है। लेकिन हमें ये भी नहीं मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां सीधे सीधे हार रही है, क्योंकि जो सामने लड़ रहा है वो भी बहुत जबरदस्त फाइट देता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस सीट का कोई भी आकलन लगाना मुझे लगता है कि अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते। सही विश्लेषण आपने इस सीट का किया। मैं अगर विश्लेषित करता तो मैं भी आपके ही शब्दों को दोहराता। पीलीभीत दूसरी चीज अगर आप रामपुर की बात करते, रामपुर पे आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का जो बिहेवियर था कि चंद घंटे पहले, चंद मिनटों पहले आप पर्चा दाखिल कर रहे हैं, इस तरह से आप हबड़-दबड़ मचा रहे हैं, तो वो पार्टी की कमजोरी को दर्शाता है। और वहां पे जो इनकी अपनी सीट रही है, परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की, उस पर इस तरह का चीजें इन्होंने करी है। लेकिन मुझे लगता है कि अंत में उस पर माहौल बन जाएगा, क्योंकि वो वहां पे भी वही स्थिति होगी जैसे पुष्पेंद्र जी ने बताया कि देवबंद में लोगों की मीटिंग हुई है। तो हमें खबर यह है कि वहां पे भी कुछ समाज की, मुस्लिम समाज की मीटिंग हो रही है। और ये है कि अगर हमारी आपसी लड़ाई में ये सीट हाथ से निकल जाती है तो बाद में फिर इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की चीजें रामपुर पे चल रही है। अगर आप मुरादाबाद की बात करते हैं तो मुरादाबाद पे मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है, एसटी हसन को हटा के रुचि वीरा को चुनाव में खड़ा करके। क्योंकि रुचि वीरा का जो थोड़ा बहुत मामला है वो बिजनौर पे है और वो बाहरी मानी जा रही है मुरादाबाद पे। उसका नुकसान मुझे यहाँ पे समाजवादी पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मेरा आकलन है। हालांकि बहुत बारीकी से मैंने मुरादाबाद पे या रामपुर पे कोई ना बात करी है किसी से, ना मैं गया हूं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मैं कल रात को ही लौटा हूं, मैं शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत की 3 सीटों पर मैं घूम के आया हूं। वहां का मैं बहुत बारीकी से अभी बताऊंगा अभी आपको। चंद्रकांत जी कुछ पूछ रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि मतलब वो आपकी बात में बात जोड़ रहा था कि रुचि वीरा तो मुरादाबाद से टिकट ही नहीं चाह रही थी। वो तो शुरू से हम देख रहे थे बिजनौर से तैयारियां कर रही थी और बिजनौर से लड़ना चाह रही थी। तो ये अचानक जो फैसला लिया, ये तो नुकसान कर जाएगा ना मुरादाबाद में। देखिए, रुचि वीरा अगर बिजनौर से समाजवादी पार्टी से लड़ती तो उनका निश्चित था हारना, क्योंकि गठबंधन का जिस तरह से वहां पे चंदन आया है, तो उस सिचुएशन में रुचि वीरा का जीतना मुश्किल था। या तो रुचि वीरा फिर उससे ले बहुजन समाज पार्टी से, समाजवादी पार्टी से वो नहीं जीत सकती थी वहां पे। तो वो समीकरण नहीं बन पा रहा था। और उसमें कहीं ना कहीं आजम खान की भी बातचीत आपने सुना होगा, एक ट्रायंगल आजम खान वाला भी मामला बन रहा था। तो हबड़ दबड़ में वो टिकटों का बंटवारा हुआ है। तो अल्टीमेटली वो कितना नुकसान पार्टी का होगा वो बात की बात है। अब मैं आपको अगर सहारनपुर की आप बात करते हैं, जैसे कि हम सहारनपुर से आप शुरू किया आपने, सहारनपुर में देखिए जो मायावती जी ने माजिद अली को दिया है, माजिद अली धन पशु हैं। उनके भाई का व्यापार है गल्फ कंट्रीज में और वो यहाँ पे भी करते हैं। तो उन्होंने वहां पैसे की गंगा बहाई हुई है। मसूद साहब के पास भी बहुत ज्यादा धन का कोई मामला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी थोड़ी एंटी कॉम्बेंसी भी है, वो पहले भी रहे हैं। मैं पुष्पेंद्र जी की इस बात से सहमत हूं कि वहां पे अगर ट्रायंगल बनता है और मुसलमान बंटता है और सपा बसपा में बंटवारा होता है तो उसका सीधा सीधा फायदा लखनपाल को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है और मुसलमान एकजुट होके किसी मसूद पे जाते हैं या माजिद अली पे जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे वहां पे हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे बहुतायत में पिछड़ा समाज, दलित समाज है जो मायावती को वोट करता है। आपको याद रखना चाहिए कि दूसरी बार मायावती जी सहारनपुर से ही चुनाव लड़ी थी और बहुत अच्छे वोट उनको मिले थे और वह चंद्रशेखर भी वहीं के हैं। लेकिन चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर ने सपोर्ट इमरान मसूद को दिया हुआ है और चंद्रशेखर के अच्छे फॉलोअर वहां पे हैं, इसलिए वो सीट आसान है। अगर ये जिस तरह से देवबंद की बात कर रहे हैं, देवबंद में अगर इस तरह से हुआ है और इमरान मसूद पर सब सहमत हो जाते हैं तो फिर वो इमरान मसूद के लिए सीट जीतना आसान हो जाए। क्योंकि इमरान मसूद का भी अपना एक वजूद वहां पे है। रशीद मसूद लंबे समय तक वहां पे एमपी भी रहे और राजनीति के एक वो बड़े पितामह वहां माने जाते हैं, काजी उनको कहा जाता है। तो उनके परिवार का और उनका अच्छा दबदबा वहां है और पुराना राजनीतिक घराना है। तो उसको इस लिहाज से देखें तो जीत मिल सकती है। आप अगर कैराना की बात कर रहे हैं, कैराना में क्या होता है कि शामली बड़ा प्रभावित करता है। शामली शहर है
और वहां पे बीजेपी का अच्छा खासा एक वोट बैंक है। लेकिन उसमें शामली वाले में दूसरा क्या, जो उनका इंडस्ट्री एरिया है वो कैराना और शामली के बीच में है। कैराना और शामली की दूरी 10 किलोमीटर की है और पूरा इंडस्ट्री एरिया बिल्कुल शामली और कैराना के बीचों बीच है। और वहां पे ये माना जाता था, जैसे योगी जी बार बार जा रहे हैं और वो पलायन की बात करते हैं बार बार, पलायन का मुद्दा बहुत पुराना है, वो एक शगुफा उस टाइम बनाया गया था। अब मुझे अगर कोई बोले कि मलिक साहब गांव छोड़ के भाग गए, आजकल दिल्ली में रहते हैं, पलायन कर गए हैं, तो मैं तो पलायन किया नहीं, मैं तो काम कर रहा हूं यहाँ पे। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रीज थे वहां से छोड़ के, या कैराना से छोटी किसी की दुकान थी, कोई फैक्ट्री थी, उसने बड़ी फैक्ट्री मेरठ में लगा ली, दिल्ली में लगा ली। तो भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं कि वो इवेंट बना देती है और किसी भी चीज को बहुत बड़ा बना देती। तो वो 2014 के दौरान में एक बड़ा इवेंट बनाया गया था पलायन पलायन करके, और पलायन लोगों की जबान पे चढ़ गया था और उसका फायदा उस टाइम भारतीय जनता पार्टी को मिला था। लेकिन अब कोई ऐसी सिचुएशन वहां है नहीं, सब शांतिपूर्वक है। और योगी जी का जो आप याद करेंगे, जब ये 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर इसी जिले में और इसी कॉन्सिक्वेंसी में हुए थे। तो उसका भी एक प्रभाव यहाँ पे माना जाता है। और हमें यह भी मानना होगा कि योगी की कानून व्यवस्था और योगी के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आरोप ना होना भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मजबूत करता है। यहाँ सेंट्रल के या शीर्ष नेतृत्व के किसी नेता का कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी का यहाँ पे कोई खास फर्क यहाँ पड़ता नहीं है, यहाँ पे योगी जी का फर्क पड़ता है। अगर आप इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, जो यहाँ पे हुकुम सिंह थे या उनकी बेटी मृगांका लड़ी थी 19 में, जो चुनाव हार गई थी, तो यहाँ पे एक ही परिवार माना जाता है, क्योंकि दोनों परिवार गुजर से आते हैं और वो हिंदू गुजर है। और ये जो इमरान ये लड़ रही है लड़की इकरा हसन, ये भी गुजर है। तो ये माना जाता है कि गुजर जाति के हैं दोनों, और इनके पूर्वजों ने धर्म चेंज कर लिया था, वो मुसलमान हो गए, और हुकुम सिंह का जो परिवार था ये हिंदू गुजर ही रहे। तो लेकिन जब कोई वोट डालने की बात आती है, इस तरह की बात आती है, तो ये सारे एक हो जाते हैं। तो इस लिहाज से ये देखा जा रहा है कि गुजरों की 90% तादाद जो है हिंदू गुजरों की, वो भी इकरा के साथ है। दूसरा, एक मुश्त मुसलमानों का वोट जा रहा है। और दबे जो चुपचाप लोग हैं, जयंत चौधरी के जो चुपचाप लोग हैं, जैसा कि अभी यहाँ पे जिक्र किया था, शायद चंद्रकांत जी ने किया था, कि जो मुकदमे हैं जाट समाज के लड़कों के ऊपर, जो 10 साल से राष्ट्रीय लोकदल की लड़ाई लड़ रहे थे, और संजीव बालियान ने या बीजेपी के लोगों ने उनके ऊपर मुकदमे किए थे, क्योंकि लगातार आंदोलन चल रहे हैं, 2013 के अभी तक मुकदमे चल रहे हैं, और बीच में भी आंदोलन की वजह से और दूसरे निजी कारणों की वजह से बहुत सारे मुकदमे हुए हैं। तो इस तरह की खटास भी अभी है। अब आप खुद सोचिए कि 10 साल जिसका विरोध कर रहे हो, एक एक कैसे पक्ष में आ जाएंगे। तो वो वाला जो चंक है वो भी इकरा हसन पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर इकरा हसन भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण मैं देख रहा हूं कैराना पे, कि वो उनकी एंटी कॉम्बेंसी है। वो दूसरी बार वहां से एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, और वो थोड़े से शाई टाइप के एमपी हैं। वो क्षेत्र में उनका संवाद और आना जाना उस तरह से नहीं बना रहता है, क्योंकि मेरा वहां उस क्षेत्र में जाना हुआ कि वहां लगभग गंगा के जो तराई, वो यमुना का जो तराई एरिया है, वहां 20 से 25 हजार सिख समुदाय के लोग रहते हैं, और वो खेती करते हैं वहां पे। तो वो किसान हैं, तो उनको भी दिक्कत आती है। तो एक मुश्त उन्होंने कहा कि हम जो है इकरा हसन को वोट देंगे, क्योंकि वो लोग हमारे अच्छे बुरे में खड़े रहते हैं, इसलिए हमारा उनके साथ जाना मजबूरी है। तो जब इस तरह की चर्चाएं किसानों में हो रही है, तो मुझे लगता है कि वहां पे समीकरण बन रहा है। अब आप अगर मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर पे जो जाट समाज है, पुष्पेन जी जानते हैं, जाट समाज में हमारी 2 मेन वहां पे खापे हैं। एक बालियान खाप है जिसके चौधरी नरेश टिकैत जी हैं, और दूसरी जो मलिक खाप है वहां पे उनका मुख्यालय लिसाड़ में है। तो वहां पे रहते हमारे 52 गांव है, और बालियान के 84 गांव है। उसमें से कुछ गांव दूसरे जिलों में भी चले जाते, तो मेरे ख्याल से 50 के लगभग गांव बालियान के भी मुजफ्फरनगर लोकसभा में होंगे। तो वो सीधे सीधे 90% लोग संजीव बालियान पे जा रहे हैं। और जो मलिकों में मेरी बात हुई है, मलिकों में मलिक के हिसाब से वो हरिंदर मलिक पे जा रहे हैं। हमारे 52 गांव हैं, और उसमें से मुझे लगता है कि 35 के लगभग गांव मुजफ्फरनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, बाकी शामली में आ जाते हैं। तो उसका हरिंदर मलिक को फायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 90% मलिक जो है वो हरिंदर मलिक के साथ जा रहे हैं। तो इस तरह का भी एक समीकरण बन रहा है मुजफ्फरनगर में। तो इसलिए ये इस तरह की टक्कर। और दूसरा क्या है कि इस बार जाट मतदाता साइलेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये मोटा मोटा समीकरण है। इसमें अगर आप फिर नगीना पे आके बात करते हैं, तो नगीना पे चंद्रशेखर पिछले 2 साल से
चुनाव की प्रक्रिया में लगा हुआ है और पिछले 3 महीने से वो डे नाइट वहीं पे डेरा डाले हुए हैं। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रशेखर युवा है और जितना दलितों का युवा है वो चंद्रशेखर के साथ है। और दूसरा वहां का जो मुसलमान भी है, मेरी कई सारे मुसलमानों से बात हुई, वो भी चंद्रशेखर के साथ जाने की बात कर रहे हैं। उनकी भी, इनमें क्या होता है कि इनमें भी मीटिंग और पंचायतें, और खासकर बृहस्पतिवार के दिन जो जुमे के दिन जो नमाज होती है, जो इनकी वो होती है क्या नमाज पढ़ने जाते हैं, तो वहां पे इनकी मीटिंग होती है जी। और वहां डिसाइड होता है कि एक मुश्त किसको देना है। तो वहां पे मेरे पास खबरें ये हैं सूत्रों के द्वारा कि एक मुश्त चंद्रशेखर को वोट देने की बात हो रही है, क्योंकि युवा बहुत एग्रेसिव है। मायावती की बात करें तो मायावती जिस प्रकार से पिछले 15 से 20 साल से राजनीति से दूर हैं और वो लगता है कि बहुत सीरियस राजनीति नहीं कर रही हैं, तो उससे भी थोड़ा सा जो नए युवा हैं वो थोड़े विमुख हैं। हालांकि पुराने लोग अभी भी थोड़े जुड़े हुए हैं, इसीलिए मायावती ने नगीना पे एक पुराने लोकल आदमी को टिकट दिया है और ये फैलाने की कोशिश की है कि चंद्रशेखर बाहरी है। लेकिन वो बाहरी वाला मामला चल नहीं रहा, क्योंकि और बीजेपी वाला जो कैंडिडेट है वो तीसरी बार से विधायक है नेटौर से भाजपा के, तो उनकी अपनी भी उनकी थोड़ी सी एंटी कॉम्बेंसी है, उसका भी नुकसान उनको होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम समीकरण बन रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान और गठबंधन को फायदा पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं अभी बिजनौर की, बिजनौर पे जो मैंने बताया, यहाँ पे ये भी चीजें हैं कि जो समाजवादी पार्टी का और मायावती का जो मैंने सोशल इंजीनियरिंग की बात की है, वो बिजनौर पे भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बिजनौर पे मायावती ने, ये जो आपने बताया मायावती और अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको भी मैं थोड़ा विस्तृत तौर पर समझना चाहूंगा। हाँ, मैं बताता हूं। जैसे आप बिजनौर को लेंगे, बिजनौर पे समाजवादी पार्टी जो है उसने सैनी समाज को दिया सपोर्ट करने के लिए बसपा को, और बसपा ने दिया जाट समाज के एक धन पशु को दिया है, धन पशु बोलता हूं मैं, जाट समाज के धन पशु को दिया है। और गठबंधन बीजेपी आरएलडी का जो गठबंधन है, उन्होंने अपने जो उनके चंदन चौहान विधायक हैं गुजर समाज से आते हैं उसको दिया है। तो जाट समाज को अपने साथ लेने के लिए प्लस दलित, क्योंकि हाथी पे दलित जाएगा, जाट दलित एक साथ आता है, और प्लस अगर अखिलेश का जो सैनी समाज का जो वोट माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग वोट है सैनी समाज, उसके लिए सैनी को टिकट दे दिया अखिलेश ने। तो वो सैनी के अपने, अगर वो खाली अपने सैनी का ही काट लेता है तो भाजपा को नुकसान हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट को ये नुकसान होगा और इसका फायदा जो है बसपा को मिलेगा। ये सोशल इंजीनियरिंग है। इसी सोशल इंजीनियरिंग को अगर आप मुजफ्फरनगर पे देखेंगे, वहां पे समाजवादी पार्टी के अखिलेश के अरविंद मलिक मजबूत हैं, तो मायावती ने प्रजापति समाज के दारा सिंह चौहान को टिकट, दारा सिंह प्रजापति को टिकट दे दिया है। तो दारा सिंह प्रजापतियों के लगभग 70,000 वोट लेंगे और प्लस मायावती का कुछ वोट मिलेगा। तो ये वहां पे हेल्प हो गई समाजवादी पार्टी की मायावती की तरफ से। तो इसी प्रकार से ऐसी कई सारी सीटें हैं कि जब आप आकलन और विश्लेषण करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी। तीसरी चीज आपको ये देखना होगा कि अगर आप जितनी रैलियां अभी अखिलेश या मायावती की हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर दोनों ने कोई भी वार या इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं दिखाई देगा आपको दोनों के ऊपर। तो ये भी जताता है कि अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं है। और हालांकि हम यहाँ चैनल पे नहीं कहना चाहिए, जो अंदर से बात आ रही है कि इन दोनों की तो अंडरस्टैंडिंग है और बाबा की मौन सहमति है, बाबा ने भी कहीं मूक सहमति दी हुई है। तो ये भी जताता है कि इस परिस्थितियां कितनी गंभीर हैं। अगर ये स्थिति ना हो, क्योंकि देखिए हम बहुत कहते हैं जातिवाद नहीं करना चाहिए, जाति की बात नहीं करनी चाहिए, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब आप टिकट देने की बात करते हैं तब आपको जातिवाद चाहिए, जब आपको मंत्री बनाना होता तब आपको जातिवाद चाहिए, जब आपको जीतना होता तब आपको जातियों के बिना नहीं जीत सकते। तो बिना जाति के जब कुछ हो नहीं रहा, राजनीति चल ही नहीं रही, तो फिर जातिवादी की बात तो होगी भाई। जातिवादी का अगर आप बात करें तो योगी कौन सी जाति से आते हैं, बाकी लोग कौन सी जाति से आते हैं? तो ये सारी चीजें हैं। योगी को भी पता है कि मैं अगर अभी इनके साथ खड़ा नहीं होऊंगा तो कल को मेरे को दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए वो जो उनका समाज है, कहना चाह रहे लोगों में संदेश है कि ये मोदी का चुनाव है, योगी का चुनाव नहीं। जी नहीं, दूसरा एक संदेश ये भी है कि देखिए अगर ये शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है वो दिल्ली में मजबूत होता है और दोबारा जीत के आता है, तो जो मामला नहीं उसको दूसरे तरीके से बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा योगी कमजोर होंगे। छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पैटर्न लागू हो जाएगा यूपी में भी। आप समझ गए ना? तो इसलिए जो है थोड़ा सा हल्का हाथ रखने की जरूरत। नाकाम कोशिश 2022 से पहले हुई भी थी, देखा पूरे उत्तर प्रदेश, पूरी देश नहीं, वो तो 2017 में भी हुई थी, वो तो 2017 में हुई थी और मैं तो उसका गवाह हूं जी। मैं एक दिन पहले योगी जी से मिला था दिल्ली में। आप ये सोच के चलिए और तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए कि 17 में योगी जी अपने घर दिल्ली में बैठे हुए थे, किसी को थोड़ी पता था ये सीएम बनेंगे। हम उनके घर चाय पी रहे थे, उनको नॉर्थ एवेन्यू में घर मिला हुआ था, बिल्कुल सिंपल, और बाबा है उनके घर पे कौन जाता था? हम लोग जाते थे बतियाने, और वो स्टील के गिलास में पानी और पेड़ा मिलता था वहां का, कभी प्रसाद जो आता था मंदिर का वो मिलता था। तो हमने कहा बाबा कुछ चाय वाय गरम भी कभी पिलाया कीजिए, यही खिलाते रहते पेड़ा है। और हमें लग रहा आप जैसे व्यक्ति को सीएम बनना चाहिए, हमारे मुंह से गलती से निकल गया और फिर वो हमें पकड़ के खिंचवाए यहाँ पे। जब वो दिल्ली आए कुछ दिनों के बाद, हम पीछे खड़े थे, खींच के ले गया आदमी उनका, अवस्थी जी को याद होगा। तो ये तमाम चीजें मैं आपको कह रहा हूं। तो इसलिए ये चीजें जितनी दिखती हैं उससे कहीं अधिक पर्दे के पीछे होती हैं, उनकी चर्चा चैनल पे नहीं हो सकती।